आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था, क्लास 10th का वो वीडियो था, वो हेरिडिटी से रिलेटेड था, पहला लेक्चर है उसका। अभी उसके 3-4 लेक्चर्स और होंगे तब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। मीनवाइल हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बना के दिए जाएं। नीट 2024-25 जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगला एग्जाम हो सकता है, अगर आपका रिपीट हो रहा है सारे लोगों का तो अभी काम आ जाएगा 24 में, नहीं तो 25 में तो काम आएगा। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हम आपको 10-10 का सेट बना बना के देंगे और आप लोग तैयारी करिए इसकी। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है। सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है रेट किसका, रेस्पिरेशन का। कभी कभी हमको ज़्यादा ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, कभी कभी कम ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे बॉडी में कंट्रोल रहे, नहीं तो उससे भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? वो है, इसका आंसर है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसका आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ रहता है? वो रहता है ब्रेन स्टेम के बेस पे। ब्रेन स्टेम के बेस पे ये स्ट्रक्चर रहता है और इसका काम क्या है कि मसल्स को सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का, और उसके बाद उस तरीके से रिस्पायरेशन कंट्रोल होता है। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सा फाइलम में सीलोम भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो सीलोम क्या होता है? एक तरीके की बॉडी कैविटी है, और बॉडी कैविटी जो होती है वो ट्रू होनी चाहिए, मतलब वो एक तरीके से ट्रू सीलोमिक बॉडी कैविटी होनी चाहिए। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि 3 लेयर्स से वो एनिमल बना हो। 3 लेयर्स का मतलब हुआ कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और अंदर होती है एंडोडर्म। तो इसमें जो है कौन सा फाइलम है? तो देखो, पहले लाइन से हम लोग पढ़ते हैं। फाइलम टीनोफोरा जो है, टीनोफोरा फाइलम, उसके अंदर तो सीलोम मिलती ही नहीं है, वो ए सीलोमेट है। ठीक है, और वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलती है, तो ये गलत हो गया। एनिलीडा में आते हैं तो एनिलीडा में सीलोम भी मिलती है, यानी प्रॉपर सीलोमेट है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सीलेंट्रेटा में क्या है? फिर से वही है, ए सीलोमेट है, मतलब सीलोम नहीं मिलती है और डिप्लोब्लास्टिक है। पॉरीफेरा भी वही है, ए सीलोमेट है और डिप्लोब्लास्टिक है। तो सही आंसर आपका क्या मिला? सही आंसर आपका मिला एनिलीडा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सिमेट्री आर्थ्रोपोड्स में मौजूद है? आर्थ्रोपोड में कौन सी सिमेट्री है? तो आर्थ्रोपोड्स में जो सिमेट्री मौजूद है वो है बाइलैटरल सिमेट्री, मतलब आप काटोगे बीच से तो 2 बराबर बराबर हिस्सों में मिलेगा। एसिमेट्री जैसे अमीबा वगैरह में मिलती है, कोई सिमेट्री नहीं मिलती, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मन चाहता है वैसा हो जाता है। रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा में मिलती है, और स्फेरिकल सिमेट्री कह सकते हैं कि स्टारफिश में होता है, जो गोलाई से होती है ना। तो इसका आंसर है बाइलैटरल सिमेट्री, आर्थ्रोपोड यानी कॉकरोच वगैरह की जो ग्रुप है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक मिनट, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स helpful to human in making curd from milk and production of antibiotics are the ones that are categorized as। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोकैरियोट्स हैं जो ह्यूमंस को मदद करते हैं दही बनाने में दूध से, और एंटीबायोटिक्स को निर्माण करने में। तो अगर हम दूध से दही बन रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? लैक्टोबैसिलस। और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन सबसे कॉमन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस और लैक्टोबैसिलस दोनों किस तरीके के बैक्टीरिया हैं? दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, बाकी चॉइसेस क्यों नहीं है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का ग्रुप है, ये तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद से करता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो रिलाय करते हैं केमिकल एनर्जी के ऊपर, और केमिकल एनर्जी केमिकल से आती है, जैसे कि आयरन सल्फर बैक्टीरिया हैं, और ये सारा एनर्जी लेते हैं आयरन और सल्फर से, और इस तरीके से अपना एनर्जी लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट की मदद से। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं कौन से वाले बैक्टीरिया हैं? जो कि कर्ड से मिल्क से कर्ड बनते हैं और एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही ग्रुप जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का है।
हाइपनथोडियम क्या है? तो हाइपनथोडियम एक प्रकार का फ्रूट है, थैलेमस नहीं है, ओवरी नहीं है और इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। हाइपनथोडियम एक प्रकार का फ्रूट है, ठीक है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग? कौन सी करेक्ट मैचिंग है, ऊपर पढ़ते हैं। मैलियस इंकस स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स, बिल्कुल सही है। मैलियस इंकस स्टेप्स बहुत छोटे छोटे ईयर ऑसिकल्स हैं जो मिडिल ईयर में मिलते हैं। इलियम इस्चियम और देखो ये गलत हो गया है, इलियम इस्चियम और प्यूबिस है, ये पनिशमेंट लिख दिया है, ये प्यूबिस एक्चुअली होना चाहिए। इलियम इस्चियम और प्यूबिस जो है ये कॉक्सिल बोन्स हैं, लोकल बोन्स नहीं है, ये कॉक्सिल बोन्स होते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल का मतलब हुआ जो कमर वाला गर्डल है हमारा, वहाँ पे 3 बोन्स मिलते हैं, इलियम इस्चियम और प्यूबिस। इसको रुको हम कनेक्ट यहीं पे कर देते हैं, ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि क्या है, ये है प्यूबिस, ठीक। और ये लोकल नहीं है, ये है कॉक्सिल। तो मैलियस इंकस स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस जो है ये बिल्कुल सही है कि ये इसके बोन्स हैं, पेल्विक गर्डल के बोन्स हैं, बिल्कुल सही है। एक्टिन, मायोसिन और रोडोप्सिन ये मसल प्रोटीन्स हैं या नहीं है? और तीसरा ऑप्शन मिल रहा है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ये तीनों पिरिमिडीन्स हैं। तो कौन सा, सी और डी में क्या कंफ्यूजन है? सी में एक्टिन और मायोसिन मसल प्रोटीन्स बिल्कुल हैं। रोडोप्सिन जो प्रोटीन है वो हमारी आंखों में मिलने वाली एक प्रोटीन है, वो एक तरह से फोटो सेंसिटिव प्रोटीन है। तो यही ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये रोडोप्सिन जो है ये हमारी आई में मिलती है, फोटो सेंसिटिव है। बाकी साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन तीनों ही पिरिमिडीन है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? 4 अमीनो एसिड दिए हैं, एलेनिन, एस्पाराजीन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। देखो एलेनिन जो होता है इसमें CH3 ग्रुप होता है, टायरोसिन में लास्ट में जो होता है वो एक तरीके से वो हाइड्रोफोबिक है और फिनाइल रिंग होती है, उसमें OH ग्रुप अटैच होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो है जो इसकी साइड चेन होती है वो R होती है, तो ग्लाइसिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 H ग्रुप है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो हर एक अमीनो एसिड में कॉमन होता है। ये वाला जो पोर्शन है H यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं पे साइड चेन R के फॉर्म में अटैच होती है। तो टायरोसिन में वो चेन होती है, फिनाइल रिंग और OH होती है। एस्पैराजिन तो बहुत लंबी चेन होती है, NH2 वगैरह होता है, पॉजिटिवली चार्ज है वो। और एलेनिन में यहाँ पर CH3 होता है। तो सिंपलेस्ट कौन सा है? ग्लाइसिन है, ठीक है। हीमोफीलिया मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स दैन इन ह्यूमन फीमेल्स। हीमोफीलिया जो है ज़्यादा मेल्स में दिखता है, फीमेल्स में कम दिखता है, क्यों? एक्स लिंक डोमिनेंट है, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन इन्फेंसी, अगर लड़कियां मर जाएंगी इन्फेंसी यानी जवानी में ही या बचपन में ही तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डोमिनेंट म्यूटेशन भी गलत ऑप्शन है क्योंकि डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब हुआ कि किसी एक क्रोमोसोम पे अगर गड़बड़ी है, म्यूटेशन है, तो वो बंदा या बंदी अफेक्टेड होगा। और एक्स लिंक डोमिनेंट है, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो म्यूटेशन है तो वो अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता, मेल्स और फीमेल्स प्रॉपरली दोनों ही बराबर से अफेक्टेड होते हैं क्योंकि एक भी एक्स गड़बड़ है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही गड़बड़ होंगे। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि मेल्स जो होते हैं, फीमेल्स हैं, वो क्या करती हैं, उनके अंदर यहाँ पे ये दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक रेसेसिव म्यूटेशन। एक्स लिंक म्यूटेशन है क्योंकि इसका रेसेसिव है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्या है, दिस डिजीज इज ड्यू टू अ वाई लिंक तो होती नहीं है। वाई लिंक का मतलब हुआ मेल टू मेल ट्रांजिशन चलता है, जैसे कानों के ऊपर बाल है, हिस्टिज्म इसको कहते हैं, वो जो होता है मेल से मेल को ही जाता है, मतलब फादर से सन को ही जाता है। वो वायलेंट बहुत ही कम डिजीजेज या कंडीशंस होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक रिसेसिव उसकी। तो एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होता है कि इसमें एक की गड़बड़ी होने से, मान लो जैसे ये एक्स है और दूसरा भी एक्स है, तो एक गड़बड़ है जिस पे हमने अंडरलाइन कर दिया तो वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो फीमेल्स इसीलिए बच जाती हैं क्योंकि उनके पास
2 क्रोमोसोम्स हैं और एक के अंदर गड़बड़ी है, एक के अंदर म्यूटेशन है, तो वो तब भी नॉर्मल रहती है, बस उसके अंदर डिजीज पहुंचाने की क्षमता होती है, इनको कैरियर कहते हैं। मेल्स का क्या लफड़ा है, मेल्स के पास में केवल एक क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। तो अगर ये एक्स वाला जो है उनको मिल गया अपनी माँ से जो कि कैरियर है, तो वो तो 100% अफेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और वो गड़बड़ है, वो म्यूटेटेड है, तो सारे के सारे मेल्स अफेक्टेड होंगे। इसलिए एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज जो होती है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, फीमेल्स में कम कॉमन होती है। रेसेसिव म्यूटेशन का मतलब ही हुआ कि जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल्स के अफेक्टेड नहीं होंगे उनको वो बीमारी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब एक लेडी है जिसका नॉर्मल विजन है मगर उसके फादर का कलर ब्लाइंड है, फादर उसके कलर ब्लाइंड है, तो वो कलर ब्लाइंड मैन से शादी करती है। तो चौथा बच्चा वो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। एक वुमेन जो कि नॉर्मल है पर उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो उसकी मदर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब उसकी मम्मी कंप्लीटली नॉर्मल है। तो उसकी मम्मी को हम लोग ऐसे मानेंगे, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे करते हैं। तो अगर इनके मदर नॉर्मल है, इसका मतलब उसको हम लोग जो है एक्स और एक्स से लेते हैं, और उनके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो उनके फादर कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस करवाओ। तो ये तो कलर ब्लाइंड लड़कियों से मतलब है, लड़के दोनों नॉर्मल होंगे उस केस में। लड़कियां देखो 100% लड़कियां जो है, यानी ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स में जिसमें अंडरलाइन एक एक पे लगा हुआ है, दोनों कैरियर हैं। 100% लड़कियां नॉर्मल है मगर कैरियर हैं। ये समझ में आई बात, 100% लड़कियां जो होंगी कैरियर होंगी। अब वापस से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक औरत जिसका नॉर्मल विजन है, इसका मतलब वो 100% कैरियर होगी, जिसके फादर कलर ब्लाइंड है, और वो मैरी करती है ब्लाइंड मैन से। तो अब उसका चौथा बच्चा क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्रॉस की ओर आते हैं। तो दूसरे क्रॉस में हमको ये पता चल गया कि फीमेल जो है वो 100% कैरियर थी। तो अब की बार ये फीमेल ऐसी होगी और उसकी शादी जो है किससे हो रही है, एक अफेक्टेड आदमी से हो रही है। ठीक है, अब क्रॉस करवाओ। तो यहाँ पर देखो, फीमेल्स में 50% अफेक्टेड होंगी, 50% नॉर्मल बट कैरियर होंगी, और ये वाला जो है, ये वाला मेल जो है जिस पर अभी हमने ड्रॉ किया, ये अफेक्टेड होगा क्योंकि एक एक्स में अंडरलाइन है, मतलब एक एक्स म्यूटेटेड है, और एक्स और वाई ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे कुछ में कोई भी म्यूटेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि 50% मेल अफेक्टेड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। तो इसका मतलब हमको क्या ऑप्शन मिला, सही ऑप्शन हमको क्या मिला, हमको सही ऑप्शन मिला है ये वाला, मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी ऑफ नॉर्मल विजन। ये ऑप्शन डी हमको सही से मिल गया है क्योंकि 50% कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल भी हो सकते हैं। चलो दूसरी तरफ पढ़ते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, पॉइंट म्यूटेशन में इंसर्शन होगा, यानी कोई भी न्यूक्लियोटाइड वगैरह सीक्वेंस ऐड कर दी जाती है। एक बेस पेयर में चेंज होता है। डुप्लीकेशन यानी एक स्ट्रेच या एक न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो जाती है। डिलीशन का मतलब कुछ एक स्ट्रेच या एक न्यूक्लियोटाइड हटा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन सही है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। एक ही बेस पेयर में अगर चेंज होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया के साथ होता है, जो बहुत ही घातक म्यूटेशन हो जाती है केवल एक अमीनो एसिड के चेंज होने से, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से, जिसकी वजह से पूरा पूरा एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। अब एल्बिनिज्म को ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन कहा गया है। पहला बच्चा कपल का नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन का वो एल्बिनो है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दूसरा बच्चा भी एल्बिनो हो।
इसमें क्या बता रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहला बच्चा नॉर्मल स्किल पिगमेंटेशन वाले पेरेंट्स का एल्बिनो बच्चा है। तो इसका मतलब हमको क्या पता है कि एल्बिनो वाली जो डिजीज़ है एल्बिनिज्म वो है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन उनका पहला बच्चा एल्बिनो है। इसका मतलब 100% पेरेंट्स दोनों कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हम लोग दोनों पेरेंट्स को ऐसा बनाते हैं। अब इनका हम लोग क्रॉस करवाते हैं। ये कैपिटल ए मतलब नॉर्मल है, ये कैरियर है मगर नॉर्मल है, ये कैरियर है मगर नॉर्मल है, और ये हो गया अफेक्टेड। तो एक ही ब्लॉक है यानी 25% जो है वो अफेक्टेड होगा। तो हर हाल में क्या होगा कि चाहे चौथा बच्चा हो चाहे पांचवा बच्चा हो, हर बार प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अफेक्ट होने की, 25% होगी। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसेस थे जो हमको लगा कि आप लोगों को जानने चाहिए आगे के लिए, और ये क्वेश्चंस वगैरह इसमें बहुत पूछे जाते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम चुन के लाएँ, 10 क्वेश्चन। आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो इस तरीके से हम लगातार वीडियोस कई सारे बना देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको क्रॉसेस समझना है, पेडिग्री समझना है, तो उसकी अलग से एक क्लास हम ले लेंगे, एक वीडियो बना के दे देंगे जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि अच्छे से ये क्लियर हुआ है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में अब लिखो। और दूसरी बात है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे जब भी हम कोई नया वीडियो आपकी भलाई के लिए बनाएंगे। तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो तुम लोग।